नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस अपने चैनल लॉ एंड लाइफ पे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ की एक सीरीज़, क्योंकि आपके कई सारे एग्ज़ाम्स ऑन द वे हैं और इस समय हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट मैंने पूरा पढ़ा दिया है, इसी चैनल पे है। आप प्लेलिस्ट जाइए, ओपन करिए, वहाँ पे आपको पूरा का पूरा लेक्चर मिल जाएगा, सारे सेक्शन, सारे चैप्टर्स, एवरीथिंग इज़ कवर्ड देयर। ठीक है, आपको कोई भी डाउट है आप वहाँ पे जाइए, वीडियोस देखिए। आप डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, आप मुझे बताइए, मैं उसका जवाब जितने जल्दी पॉसिबल हो पाए उतनी जल्दी दूंगी। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का ये हम क्वेश्चन सीरीज। तो इसमें जो हमारा पहला सेक्शन है दैट इज़ ऑफ जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन से आपके लॉ रिलेटेड कोई भी एग्जाम ले लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये चैप्टर नंबर 4 है आईपीसी का। इसकी जो रेंज है सेक्शन 76 से लेके 106 है। ठीक है, तो देखो क्या बोलता है। चैप्टर 4 किस चीज़ से डील करता है? जनरल एक्सेप्शन, वो ऊपर ही दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में आप यही क्वेश्चन फेस करोगे, है ना। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी गलती होने के चांसेस उतने कम रहेंगे। द मैक्सिम इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। ज्यूरिस मतलब होता है लॉ। विधि की भूल क्षम में नहीं है, ये चीज़ बता रहा है ये मैक्सिम। यही चीज़ यहाँ पे दिया है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेट, जो फैक्ट की भूल है, जो तथ्य की भूल है, दैट इज एक्सक्यूजेबल, वो क्षम्य है। वो कहाँ बताता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल? वो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन है, जो आपकी सेक्शन 76 जो पहला सेक्शन है उसी में बता के रखा है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4, द मैक्सिमम इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूजेट रिलेट्स टू, आ गया ना क्वेश्चन, सेक्शन 76। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। For the defense of mistake of fact under the Indian Penal Code, the act must be reasonable as well as committed in good faith। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस है कि एक्ट आपका रिजनेबल होना चाहिए, उसके साथ साथ गुड फेथ में किया गया हो, ये भी होना चाहिए, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, an officer of a court being ordered by a court to arrest Y and after due inquiry believing Z to be Y arrest Z। देखो एक चीज़ बता दूं, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आईपीसी और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये दो आपके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, इसमें जितने इलस्ट्रेशंस दिए हैं वो आपको लाइन बाय लाइन पढ़ जाना है बिना कुछ सोचे। अच्छा, मान लो ये समस्या उठती है कि मैम हमें तो बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होती है, या हमारा मन नहीं करता इलस्ट्रेशन पढ़ने का, पहले इतना बड़ा सेक्शन पढ़ो फिर इलस्ट्रेशन पढ़ो, तो ये समस्या हमारे साथ है। तो आप ऐसा करिए, मेरी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल ऑफर है, अभी अभी मेरे दिमाग में आया है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए कि मैम इलस्ट्रेशंस में हमें प्रॉब्लम हो रही है या हमारा मन नहीं हो रहा है, तो आप हमारे लिए एक वीडियो बना दो इलस्ट्रेशन पे। तो मैं यही करूँगी, मैं पूरा 1 या 2 वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और आईपीसी पे जितने इलस्ट्रेशंस हैं उनका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जो आप समझ लो। आप एक चीज़ समझ लो, अगर 10 क्वेश्चन आईपीसी से आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट से आ रहे हैं, तो आप समझ लेना इसमें दो दो इलस्ट्रेशन ज़रूर होंगे मिनिमम, है ना। तो ये बोनस मार्क्स देके जाते हैं, इसलिए आपके ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। और अगर आपको समस्या हो रही है तो आपकी मैम इसीलिए हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लेकिन ज़रूर बताइए, मुझे पता चलेगा। बच्चों की तरफ से डिमांड आती है तो वैसी चीज़ों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फटाफट। तो ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट यहाँ पे वो डिफेंस ले सकता है। हुआ क्या था कि एक कोर्ट का ऑफिसर था, उसने कोर्ट के ऑर्डर से अरेस्ट किया वाई को, सारी इंक्वायरी की, बट उसने गलती से जेड को वाई समझ लिया और जेड को अरेस्ट कर लिया। तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्योंकि उसका एक तो गुड इंटेंशन था, इंटेंशन कहीं खराब नहीं था, और ये बाय मिस्टेक उसने किया। ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रीहेंड जेड हु हैज़ कमिटेड मर्डर। तो ए ने कौन सा ऑफेंस किया? कोई ऑफेंस नहीं किया, क्योंकि ये तो ए की ड्यूटी है। और वैसे भी सीआरपीसी पढ़ा है ना, यहाँ पे बी ने मर्डर किया है, जेड ने मर्डर किया है, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने के लिए कभी वारंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमें अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ए ने यहाँ पे कौन सा ऑफेंस किया है? कोई ऑफेंस नहीं किया। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आईपीसी एक्ट डन इन परसुएंट टू जजमेंट। देखो जजमेंट की जब भी बात आएगी उसके बगल में आप लिख लेंगे सेक्शन 78। सेक्शन 78 के बगल में आप लिख लेंगे हैंगमैन। हैंगमैन वाला जो इलस्ट्रेशन है वो सेक्शन 78 में, और ये इलस्ट्रेशन ज़रूर आपके एग्जाम में आता है। अगर यूके एपीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, आपने मेरा वीडियो देखा है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैम हैंगमैन वाला इलस्ट्रेशन आया था, क्वेश्चन आया था,
और हम सही मार्क करके आए सेक्शन 78 जैसा कि आपने बताया था, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ हैंगमैन, लो जैसे मैंने बोला नहीं कि नीचे आ गया, तो यहाँ पे राइट आंसर है सेक्शन 78। नेक्स्ट क्वेश्चन, A is a police officer. A court of law orders him to arrest B after due inquiry. ये सेम देखो क्वेश्चन है जैसा ऊपर था, तो इसका आंसर भी होगा कि he can take the defense of mistake of fact. Now next question, A in good faith accuses Z before a magistrate. A good faith में Z को accuse करता है before magistrate, तो यहाँ पे good faith आ गया, इसलिए A has committed no offense, ठीक है। ए सोल्जर फायर्स, देखो ऑन अ मॉब, देखो ये भी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब मैंने इलस्ट्रेशंस पढ़ रखे हैं, इलस्ट्रेशंस पढ़ा रखे हैं, मुझे तो क्लिक हो गया। आपने नहीं पढ़ रखा है, ये आपकी मिस्टेक है, क्योंकि देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। और ये तो भाई बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है जो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि आप इलस्ट्रेशन पढ़ के नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। समस्या हो रही है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए 100% श्योर करती हूँ कि वीडियो बहुत अच्छे से बना के ले आऊँगी, जो आप कम समय में तुरंत सारे इलस्ट्रेशंस आप रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, इसमें भी सोल्जर वाली बात पे कोई ऑफेंस नहीं होगा, क्योंकि वो बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या इन कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ द सुपीरियर ऑफिसर, कन्फर्मिटी विद द लॉ काम करता है, तो कोई ऑफेंस नहीं है। नेक्स्ट है, एन एक्ट विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग judicially in the exercise of any power which is or which in good faith he believes to be given to by him. देखो एक चीज़ बता दें, जहाँ पे भी गुड फेथ आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, जनरल एक्सेप्शन का पार्ट है, 76 से लेके 106 तक है, तो ज़्यादातर केसेस में एग्जेम्पशन ही मिलता है कि भाई आपको माफ़ी दी जाती है, ठीक है। तो इज़ नॉट एन ऑफेंस। ए एंड बी कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स लीगली डिमोलिश करते हैं किसी इलीगल कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर को of C and remove the material for safe custody, which offense is committed? तो कोई offense नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो भी काम किया लीगल किया, with the order of their superior officers किया। Which provision of the Indian Penal Code says nothing is an offense which is done by an accident? accident के आगे 80 लिख लो, 80 के बगल में accident लिख लो, वैसे भी accident based question है, ठीक है। बिल्कुल ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना है। Which one of the following is not an essential ingredient of the defense of accident under section 80? अंडर सेक्शन में एक्सीडेंट का जो आप डिफेंस लेना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसका एसेंशियल नहीं, इंग्रेडिएंट एसेंशियल नहीं है? तो द एक्ट मस्ट बी एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, द एक्ट मस्ट नॉट बी डन विद एनी क्रिमिनल इंटेंशन, द एक्ट नीड नॉट टू बी डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, द एक्सीडेंट मस्ट बी द आउटकम ऑफ लॉफुल एक्ट डन इन लॉफुल मैनर। तो इसका राइट आंसर आपका सी है, द एक्ट नीड नॉट बी डन विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। अगर आपने जो एक्ट है वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन से नहीं किया है, तो एक्सीडेंट का डिफेंस आप मुश्किल है कि ले पाएंगे। ए इज कटिंग द वुड विद द एक्स एट अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर प्लेइंग। आप ऐसी जगह पे आप लकड़ी काट रहे हो जहाँ बच्चे खेल रहे हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहती है कि अगर लकड़ी का टुकड़ा ही कहीं उड़ के किसी बच्चे की आंख में लग गया या कहीं पे भी लग गया, तो बच्चे को इंजरी हो जाएगी, है ना, दैट कैन हर्ट दैट चिल्ड्रन। तो इस वजह से अब देखो यहाँ पे होता भी यही है, द एक्स फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ नियर बाय चाइल्ड। एक्स मतलब जो उसका नुकीला लोहे का पार्ट होता है वो उड़ जाता है और जाके बच्चे की डेथ कर देता है। तो यहाँ पे जो भाई साहब ए हैं, ही इज लाइबल फॉर कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। यहाँ पे वो एक्सीडेंट का डिफेंस नहीं ले सकते हैं, जो हमारा एक हैचेट वाला आप इलस्ट्रेशन देखना, एक्सीडेंट मिसफॉर्च्यून में दे रखा है, उसका डिफेंस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह काम कर रहे थे जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पहले से खेल रहे थे। ऐसी जगह पहले चीज़ों ने काम नहीं करनी चाहिए। वो आप अपने घर के अंदर लकड़ी काट रहे हो, आपके बगल कोई आके खड़ा हो जाता है, आपको नहीं पता है ना, आपका कोई इंटेंशन नहीं है, और आपका हेड फ्लाई होकर उनको लग जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तब तो आप डिफेंस ले सकते हो, बट ऐसी सिचुएशन में आप डिफेंस नहीं लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज एट वर्क विद अ हैचेट। ये देखो वही इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फिर से आ गया। The head flies off and kills a man who is standing nearby. No want of proper caution on the part of A. His act is excusable, not an defense, not an offense. Next question is, a male teacher during examination while conducting search put his hands in the pocket of the pant of a girl candidate thinking her to be a boy. उसको नहीं पता था कि वो लड़की है, लड़का नहीं, और उसने गलती से ये काम किया, तो इस वजह से वहाँ पे उसको कोई भी चार्ज नहीं लगाया जाएगा किसी भी ऑफेंस के लिए। वर्कमैन थ्रो स्नो फ्रॉम अ रूफ गिविंग वार्निंग। एक वर्कमैन है जो छत
से स्नो गिरा रहा है बट वार्निंग देते हुए गिरा रहा है, ठीक है। तो अगर उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे डिफेंस ले सकता है वर्कमैन एक्सीडेंट का, क्योंकि एक तो वो ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहा था, वो बता रहा था, वार्निंग दे रहा था कि ऊपर से हम स्नो ना गिरा रहे हैं, आप संभल के चलिए। ऐसे में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बताओ वो स्नोमैन क्या कर सकता है, वो तो इतना ऊपर खड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे वो डिफेंस ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। In which of the following cases necessity under section 81 of the CRPC cannot be pleaded? Guys, ये क्वेश्चन बहुत ब्लर आ गया है, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस क्वेश्चन, क्योंकि जब क्वेश्चन ही नहीं क्लियर तो फिर सही नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रिजर्व वंस लाइफ इज जनरली स्पीकिंग अ ड्यूटी, खुद की जिंदगी बचाना एक ड्यूटी है, बट इट मे बी द हाइएस्ट ड्यूटी टू सेक्रीफाइस इट, बट हाइएस्ट ड्यूटी होगी कि आप सेक्रीफाइस कर दें अपनी लाइफ। तो ये ऑब्जर्वेशन किसने बनाई थी? क्वीन वर्सेस डडले स्टीफेंस में लॉर्ड कॉलरिज ने। फर्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही याद रखना। नेसेसिटी एज अ डिफेंस कैन नॉट बी क्लेम। नेसेसिटी एज अ डिफेंस आप कब नहीं क्लेम कर सकते हो? व्हेन द एक्ट हैज़ बीन डन विद इनहेरेंट रिस्क ऑफ कॉजिंग हार्म। अगर जो एक्ट आप कर रहे हो उसमें इनहेरेंटली रिस्क है कि हार्म कॉज होगा ही होगा, देन यू कैन नॉट क्लेम नेसेसिटी एज अ डिफेंस, ठीक है। जेड इज कैरिड ऑफ बाय अ टाइगर। ए फायर्स। देखो ये सारे क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ भी नहीं है। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट, और आप देखो कहाँ पूछा गया, MPCJ 2019 अभी का ये क्वेश्चन है, ठीक है। इलस्ट्रेशन पढ़ लीजिए, मेरी बात मानिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, क्योंकि ए यहाँ पे उसका कोई इंटेंशन नहीं था, ठीक है, लिखा हुआ ना, बट नॉट इंटेंडिंग टू किल जेड एंड इन गुड फेथ इंटेंडिंग जेड बेनिफिट ए बुलेट्स, एज बुलेट्स गिव जेड अ मोर्टल वुंड। बट यहाँ पे इंटेंशन नहीं था, गुड फेथ था, तो किसी भी ऑफेंस के लिए लाइबल नहीं होगा। एक्स एंड वाई स्विमिंग इन द सी आफ्टर अ शिप wreck, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको मार्क किया हुआ है, आप जरूर इसको 2 बार देख लीजिए। गॉट होल्ड ऑफ प्लैंक, द प्लैंक वॉज नॉट लार्ज इनफ। देखो प्लैंक जो था, लकड़ी का जो टुकड़ा था, वो इतना बड़ा नहीं था कि वो उन दोनों को संभाल सकता, ठीक है। तो एक्स क्या करता है? एक्स हैविंग नो अदर ऑप्शन, एक्स के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, तो ही पुश्ड, या ही और शी व्हाटएवर पुश्ड वाई हु वॉज ड्राउंड, जो ऑलरेडी डूब चुकी थी, वाई उसको वो धक्का दे देता है। तो यहाँ पे एक्स ने कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे प्लैंक पे इतनी जगह नहीं थी कि दोनों को रख सके। इट वॉज द नीड ऑफ द आर, ऐसा करना उनकी मजबूरी बन गई थी। द एक्ट ऑफ चाइल्ड, देखो जब चाइल्ड से रिलेटेड बात आती है, सेक्शन 82, 83 ध्यान रखना। डोली इनकेपेक्स की बात करता है। 7 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड है, बट वो एक क्वालिफाइड एग्जेम्पशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वालिफाइड ऑफ एग्जेम्पशन मतलब उनको ये लेवल क्वालिफाई करना होता है, यानी पहली चीज़ तो 7 साल से कम के होना बहुत ज़रूरी है, और दूसरी चीज़ कि उनका जो नॉलेज का जो लेवल है वो भी ज़रूर देखा जाएगा, क्योंकि बदलते समय के साथ आपको पता है, बच्चे छोटे हों या बड़े हों, स्पेशली छोटे बच्चे, वो ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग उनको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं, क्राइम करना कैसे करना और किस चीज़ से क्या हो जाएगा। तो पहले जैसा जब का ये एक्ट बना है 1860, उसके टाइम के जैसे बच्चे अब नहीं हैं, इसलिए ये एक क्वालिफाइड एग्जेम्पशन होता है, ठीक है। और 83 में 7 से लेके 12 साल तक के बच्चों की बात की गई है, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड, बट इसमें आपको अगेन थोड़ा ग्रेविटी बढ़ा के चेक करना पड़ता है, क्योंकि समझदार हो चुके होते हैं बच्चे। तो यहाँ पे 82, 83, यस। नथिंग इज इन ऑफिस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज, डोली इन कैपेक्स। द प्रिंसिपल ऑफ डोली इन कैपेक्स कहाँ पे है? सेक्शन 82। नथिंग इज इन ऑफिस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 years of age. Which of the following is presumed under law to be doli in capex? A child under 7 years of age. बिल्कुल ध्यान रखना, 7 साल से कम। सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विद, ये क्वालिफाइड इम्यूनिटी है। इम्यूनिटी तो आपको मिलेगी बट नॉट एब्सोल्यूट, क्वालिफाइड, यू हैव टू क्वालिफाई सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। नाउ नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज a boy of 6 years having sufficient maturity to understand the nature and consequence of his conduct, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under section 83 IPC, a child is considered to be doli in capex when he is above 7, below 14, ऐसा कुछ नहीं है, he is above 7 but below 12 years of age, ठीक है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? डोली कैपेक्स। वो इन कैपेक्स नहीं है, डोली इन कैपेक्स इज 7 साल से कम, डोली कैपेक्स मतलब 7 से 12 वाले। 82 इन कैपेक्स लेके चलता है और 83 कैपेक्स, फाइन। असर्शन क्या है? अब बॉय एज 9 years वॉज इंटेंशनली किल्स बी, 9 साल का बच्चा है, 7 से 12 के बीच में, डोली कैपेक्स है, इंटेंशनली वो बी को मार देता है, ए इज लाइबल टू बी कन्विक्टेड।
अ चाइल्ड अप टू द एज ऑफ 12 years इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी। तो ये देखो, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन आर गलत है ना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ चाइल्ड ऑफ 9 years ऑफ एज स्टोल अ गोल्ड नेकलेस एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड सोल्ड इट टू द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड को ही बेच देता है, अब आप सोचो, तो इज ही गिल्टी ऑफ थेफ्ट? द चाइल्ड इज गिल्टी एज ही हैज अटेन्ड अ सफिशिएंट मेजोरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर। देखो कैसे पता चला, उसको कैसे पता कि गोल्ड की नेकलेस चुरा के हम कहीं बेच दे तो हमको पैसे ही मिलेंगे या कुछ फायदा होगा। किसको बेचा, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट उसको इतना नॉलेज तो था ना कि ये एक ऐसा सामान है जो कि कीमती है, इसको बेचेंगे तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। उसने पेंसिल तो नहीं चुराई कि 2 रुपए की पेंसिल को तुम 1 रुपए में बेचोगे, है ना, तो इस वजह से, ठीक है। 35 now 36, under which section of the IPC the act of a person of unsound mind is not an offense? unsound mind से डील करते हुआ सेक्शन 84 है, ठीक है। द एक्सप्रेशन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कहीं भी आईपीसी पर डिफाइन नहीं है, ठीक। इंसैनिटी इज लैक ऑफ फ्री विल, इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है। इंसैनिटी मतलब यही होता है कि आप इनकेपेबल हो जो नेचर ऑफ द जो नेचर है एक्ट का, उसको समझने के लिए। द मैक्सिम नॉन कॉम्पस मेंटिस, बहुत ईजी, इसका मतलब है नॉट ऑफ साउंड माइंड। कॉम्पस मतलब साउंडनेस, मेंटिस मतलब माइंड, नॉन कॉम्पस मेंटिस मतलब नॉट ऑफ साउंड माइंड। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड कहाँ डिफाइंड है आईपीसी में? कहीं पे भी नहीं। विच टाइप ऑफ इंसैनिटी ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्राउंड ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी? एक केस था आपका मैग्नॉटन्स का केस, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी दोनों को दर्शाया था, बट लॉ में हम लीगल इंसैनिटी को देखेंगे, ठीक है। Nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act. Mistake of fact is a good defense and mistake of law is no defense, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट आंसर नहीं मालूम पड़ता है, तो राइट आंसर बी। Z under the influence of madness attempts to kill A. Influence of madness में वो A को मारने की कोशिश करता है। In this case, which of the following is correct? Z is guilty of no offense, but A has a right of private defense. Z guilty नहीं है क्योंकि वो unsound है, लेकिन जो B का या Z का जो अपना right to private defense है वो उसके पास available रहेगा। A under the influence of unsoundness of mind attempts to kill B. बी इन अटेम्प्टिंग टू डिफेंड हिमसेल्फ कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू बी। ए कोई बात नहीं क्योंकि वो अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी आर एक्सक्यूज फ्रॉम लाइबिलिटी। विच सेक्शन ऑफ द आईपीसी डील्स विद द डिफेंस ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन? तो इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन से डील करते हैं सेक्शन 85, ठीक। Consider the following statement. The accused at the time of committing the act because of intoxication, नशे में होने की वजह से, जिसको आई थिंक मादकता बोलते हैं या मादक समथिंग कुछ ऐसा, was which was administered to him without his knowledge or against his will, is incapable of knowing that the act is wrong or contrary to law and the act is immoral or wrong. ये दोनों चीज़ें आपको एसेंशियल कंडीशंस हैं। अगर आप क्लेम करना चाहते हो डिफेंस अंडर सेक्शन 85, तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एक्ट आप कर रहे हो ये रॉन्ग या कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, मतलब सुध ही ना रहे, इतने नशे में कि हमें पता ही नहीं है कि हम ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो गलत है या फिर इमोरल है, ठीक है। विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डील्स विद वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन? तो दैट इज 86, इनवॉलंटरी 85, वॉलंटरी 86। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? सेक्शन 80 एक्सीडेंट, तो पहला ऑप्शन ही हमें यहाँ मिल गया। सेक्शन 80 में क्या था? एक्सीडेंट था। 84 तो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड से डील करता है, 85 तो इंटॉक्सिकेशन से डील करता है। अब देखो नेक्स्ट है, यहाँ पे हमें मैच करना है, वेरी इजी, मैंने बगल में लिख भी दिया है। जज वाला सेक्शन, व्हेन जज एक्टिंग जुडिशियली, जब ये है तो 77, जब जजमेंट वाला है कि जज और हैंगमैन वाला है तो वो 78 है। एक्सीडेंट 80, अंडर 7 years ऑफ एज 82, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड 84, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट देखो, एक्स सर्जन एम्प्यूटेट्स द राइट हैंड इंडेक्स फिंगर ऑफ वाई a 14-year-old beggar with wise consent and in good faith that this would enable Y to get more arms. मतलब भाई साहब डॉक्टर जो है वो 14 साल का बच्चा है, उसको बोलते हैं कि आप अपनी इंडेक्स फिंगर कटवा लो, अगर ये कट जाएगी तो आपको ज़्यादा भीख मिलेगी। बताइए ये कोई बात होती है? तो इस वजह से एक्स इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी एज द एक्ट डन वॉज नॉट इन गुड फेथ, ठीक है। जो आईपीसी में गुड फेथ की डेफिनेशन है उसमें ये फॉल नहीं करता। A school teacher for the purposes of enforcing discipline inflicts moderate punishment upon a student of aged about 11 years. In this case, A is entitled to claim defense under section 89 of IPC. A जो है वो
जनरल डिफेंस यहाँ पे ले सकती है, क्योंकि बिकॉज शी वॉज डूइंग द वर्क, कहा गया इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन इन्फ्लिक्ट्स मॉडरेट पनिशमेंट, ठीक है, ऐसी कोई पनिशमेंट नहीं दी कि भाई कुछ बहुत ग्रेव हो जाए। तो आप सेक्शन 89 के तहत वहां पे क्लेम कर सकते हो। क्या क्लेम कर सकते हो? डिफेंस, क्योंकि एक्ट यहाँ पे गुड फेथ में है। ए एंड जेड एग्री टू फेंस विद ईच अदर फॉर अम्यूजमेंट। दिस अग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच अदर टू सफर एनी हार्म विच इन कोर्स ऑफ सच फेंसिंग में बी कॉस्ट। ये भी आपका इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे भी कोई ऑफेंस नहीं होगा। ठीक, तो गाइज आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सेक्शन 49 वॉलंटरी नॉन क्विट इंजूरिया आपके किस किस सेक्शंस में है? तो ये आपके सेक्शन 87, 89, इन सारे सेक्शंस में वॉलंटरी नॉन क्विट इंजूरिया है। इसके बाद हम कुछ और सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे। अभी आईपीसी के क्वेश्चंस लगवाए हैं, इसको एक बार और गो थ्रू हो लीजिए, सारा डिटेल में देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और एमसीक्यूज लगा लीजिए, जो भी कर सकते हैं करिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। और आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई डाउट हो, एनीथिंग यू वांट टू से, यू वांट टू आस्क, आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। मैं बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।